नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन क्या है, इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि कहानी सुनना सुनाना किसी के लिए भी बड़ा आनंद और रुचि का विषय होता है। कहानी लेखन की जो एक विधा है, ये कहानी लेखन इसलिए किया जाता है, हम इसलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि लेखन से हमारे अंदर कल्पना शक्ति, विचारों की नवनिर्मिति, विचारों में सृजनशीलता आदि का विकास होता है। विद्यार्थियों, पहले हम दादा दादी से, नाना नानी से तमाम प्रकार की कहानियों का श्रवण करते थे और हम अपने कल्पना लोक में विचरित करते थे, कल्पनाएं करते थे। तो कहानी लेखन का सार है कि इससे कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, नवनिर्मिति आदि का विकास होता है। मुख्यतः हमारे पाठ्य वस्तु में जो कहानी दी गई है तो यह कुछ नियमों में बंधी हुई है और उन्हीं के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन के प्रकार में जैसे 3 प्रकार से हम कहानी लेखन कर सकते हैं और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी मुख्यतः उसमें इन 3 प्रकार में से कोई एक दिया जा सकता है। जैसे कहानी लेखन शब्दों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए जाएंगे जिनके आधार पर हम कहानी बुनेंगे, कहानी पूरी करेंगे। मुद्दों के आधार पर जो मुख्यतः प्रचलित है और यह महत्वपूर्ण भी है, ज़्यादातर जो हमारी परीक्षाएं होती, चाहे होम एग्जामिनेशन हो, बोर्ड का हो, लगभग ज़्यादातर यही प्रकार पूछा जाता है। लेकिन सिलेबस में तीनों दिए गए, हमें तीनों पढ़ना है। मुद्दों के आधार पर कुछ मुद्दे दिए जाते हैं जिसे आप परिचित हैं। तीसरा है सुवचन या कहावतों के आधार पर कोई कहावत या कोई एक सुवचन दे दिया जाए जिसके आधार पर आप कहानी को पूरा करेंगे। विद्यार्थियों, कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कहानी हम पूरी एक किताब लिख सकते हैं, 10 पेज लिख सकते हैं या 10 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यवस्तु में कहानी को एक महत्वपूर्ण फ्रेम में बांधा गया है, कुछ नियमों में बांधा गया है, उसके आधार पर हम कहानी लिखेंगे। तो कहानी के हमारे महत्वपूर्ण मानक कौन कौन से हैं? कहानी लेखन में निम्नलिखित बातों पर हम विशेष ध्यान दें। सबसे पहले, इसमें से किसी प्रकार की कहानी दी जाए तो उसे आरंभ करने से पहले हम उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा बना लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम कहानी को किस आधार पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक हमारी स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। कहानी का मुख्य विषय आरंभ से अंत तक बिना टूटे रखना, अर्थात क्रमवार से। मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, आप देखेंगे कि मुद्दे ठीक एक के बाद एक सही क्रम में रखें। जो मुद्दे हमारे दिए जाएं उनका क्रम सही हो। घटना, स्थान, पात्र, दृश्य, इनका हम संक्षिप्त में वर्णन करें। ऐसा न ऐसा न हो कि इनका वर्णन करने में कहानी ज़्यादा विस्तारित हो जाए, जो दोष होता है। इसलिए आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है, जो हमारा कहानी का स्वरूप होना चाहिए वह घटना, स्थान, पात्र आदि को लेकर के उसका विस्तार कम से कम 10-12 पंक्तियों में सिमट जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। 10-12 पंक्तियों से अधिक हमारी कहानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो हम उसको 80 से 100 शब्दों में लिख सकते हैं। अधिकतम 100 शब्द और निम्नतम 80 शब्द। तो 10-12 पंक्ति में हो या 80 से 100 शब्दों में हो। कहानी लिखते समय हमें ध्यान देना आवश्यक है कि हमारी जो कहानी हो, जिसमें हम संवाद करें या लिखें, वो कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए।
कि वह कहानी जैसे हुई, नाम ही कहानी है, जो बीती हुई चीज़ें उसके आधार पर हम लिखेंगे। लेकिन अगर उस कहानी में कोई दो पात्र हैं, वो आपस में संवाद कर रहे हैं, तो उनका जो संवाद होगा वह वर्तमान काल या भविष्य काल में हो सकता है। तो इस आधार पर सकते हैं, जैसे दादाजी थे तो भूतकाल में हो गया, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा या कह रहे थे, तो ये हम सामान्य वर्तमान या वर्तमान काल में ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन कहानी की जो रूपरेखा होगी, जो उसकी पृष्ठभूमि होगी, वो मुख्यतः भूतकाल में होनी चाहिए। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। महत्वपूर्ण और चीज़ें हैं इसमें, आप देखते जाएंगे ऐसे एक एक करके। लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। जैसे जो महत्वपूर्ण जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं, जैसे अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्हों का हम अवश्य उपयोग करें। कहानी में जो शब्द रचना होगी, जो वाक्य रचना होगी, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करें, उसको न भूलें। और कहानी का हम एक निश्चित उचित शीर्षक दें। शीर्षक कैसा होना चाहिए? सारगर्भित हो, आकर्षक हो, छोटा हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए, इस पर हम विशेष ध्यान रखें। और प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। जो उसमें मुद्दे दिए जाएं, प्रत्येक मुद्दे, ऐसा न हो कि किसी मुद्दे पर हम बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण दे दें, बाकी मुद्दे हमारे छूट जाएं। तो आप ध्यान रखिए, कहानी में जो भी मुद्दे दिए जाते हैं वो छूटे न, और जितना ज़रूरी हो अपेक्षित उनका विस्तार हम निश्चित करें। तो मुझे लगता है कि कहानी का जो स्वरूप है, कहानी की जो रूपरेखा है, कैसे होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आएंगे जो 3 आधार पर हमारी कहानियाँ दी गई हैं, जो हम कहानी लेखन करेंगे, शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, या सुवचन या कहावतों के आधार पर। तो भाई इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा है शब्दों के आधार पर। कुछ आपको ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे या ऐसे वाक्य दे दिए जाएंगे, जिन शब्दों और वाक्यों के आधार पर इसे हमें मुख्य रूप से पूरा करना होगा। जैसे इसमें उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि एक दिया गया इसमें कि 2 बिल्लियां और बंदर, एक कहानी दी गई। तो शुरू में जैसे कि आपको बताया, जैसे हम कहानी हमारे सामने आएगी तो हम उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा बना लेंगे, और मुख्य विषय आरंभ से अंत तक छूटे न, मुद्दों को सही क्रम में रखेंगे, घटना कालक्रम आदि का हम निर्माण कर लेंगे। तो जैसे एक कहानी है, यहाँ पर 2 बिल्लियाँ, बंदर, मगरमच्छ और बंदर, ढेर सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी। तो हम कहानियों का जाल बुनना यहाँ पर शुरू करेंगे एक स्पष्ट रूपरेखा बनाने के बाद। जैसे मैं चाहूँगा कि ये कहानी है, इसको मैं अपने ढंग से आपको स्पष्ट कर दूँ, और दूसरी कहानी आप इसका पूर्ण रूप से इसको आप आगे समझ करके लिखेंगे। 2 बिल्लियाँ और बंदर, जैसे बंदर यहाँ पर अगर देखेंगे तो चालाकी का प्रतीक होना चाहिए, और बिल्लियों से चालाक बंदर होता है। तो इस प्रकार की हमें एक कहानी यहाँ पर रचनी है, जो बंदर की चालाकी है, उसकी चपलता है, उसकी बुद्धिमत्ता है, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करे। तो अब हम कहानी कैसे शुरू करते हैं? जैसे किसी गांव में, किसी शहर में, किसी नगर में 2 बिल्लियां रहती थी, और दोनों बिल्लियां काफ़ी भूखी थी। एक दिन के समय दोनों बिल्लियां काफ़ी भूखी थी, इधर उधर घूम रही थी। सहसा या अचानक उन्हें एक रोटी मिल गई, या किसी ने उन्हें रोटी दे दी। और दोनों बिल्लियां, जैसे कि बिल्लियों के झगड़े मशहूर हैं, आप देखते हैं कि ये कहावत है, क्या बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। तो बिल्लियों की तरह लड़ना, कुत्तों की तरह लड़ना एक कहावत है। तो दोनों बिल्लियां आपस में लड़ने लगी रोटी को लेकर के, और उन दोनों बिल्लियों को लड़ते हुए एक बंदर ने देखा। और बंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चपलता और चालाकी का प्रतीक है, बहुत चालाक था। दोनों के पास गया और लड़ने का कारण पूछा। तो बिल्लियों ने पूरी बातें बता दी कि हम लोग भूखे हैं और एक रोटी हमारे पास है, तो इसका हम बंटवारा कैसे करें, इसीलिए हमारी लड़ाई थी। बंदर ने कहा, बड़ा आसान तरीका है, तो आप ऐसा करो, एक तराजू लेके आओ, हम 2 टुकड़े करेंगे, दोनों आपस में तौल करके दोनों को बराबर बराबर
हिस्सों में बांट देंगे। और फिर एक तराजू लाई गई, रोटियों के 2 टुकड़े किए गए, दोनों टुकड़े को एक एक तराजू के पलड़े में रख दिया गया, और एक पलड़ा नीचे था और दूसरा थोड़ा जो हल्का था ऊपर था। तो बंदर बोला कि तो सही बंटवारा नहीं है, जो पलड़ा नीचे जाता था उसमें से रोटियां तोड़ करके बंदर खा जाता था, तो जो पलड़ा ऊपर था उसका वजन बढ़ जाता था, क्योंकि इसने अधिक वाले में से रोटियां तोड़ के खा ली, और फिर वो हल्का वाला पलड़ा नीचे चला जाता था। अब ये पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया और ये पलड़ा छोटा हो जाता था। तो बंदर क्या करता था, इसमें से फिर कुछ रोटियां तोड़ा और खा गया। खाने के बाद फिर ये पलड़ा, अब देखेंगे इसका आकार बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया, तो फिर ये ऊपर हो गया, तो फिर इसमें से तोड़ के खा गया। खाते खाते आप देखेंगे कि चालाकी से बंदर ने काफ़ी रोटियां खा ली, या एक प्रकार से कहे तो सारी रोटियां बंदर खा ली। और बिल्लियों ने उससे अपनी रोटी मांगी, तो वह बोला कि मैंने तुम्हारा निर्णय किया है, कि हमने तुमको निर्णय दिया है कि दोनों कितना कितना रोटी खाना चाहिए, कितना कितना मिलना चाहिए, इसलिए मेरा पारिश्रमिक मुझे लौटाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, एक कहानी छोटी सी बन गई, और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे आपसी झगड़े का लाभ लोग ले लेते हैं, या दूसरा अगर हम इसका शीर्षक देना चाहें तो चपल बंदर चालाक बंदर दे सकते हैं, या मूर्ख बिल्लियां दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से मगरमच्छ और बंदर की कहानी आपने सुनी होगी। नदी के किनारे जैसे आम का जामुन का एक सुंदर पेड़ था, मगरमच्छ और बंदर में दोनों में मित्रता हो गई। तो मगरमच्छ यह कहानी जा कर के घर पे बताया, तो उसकी पत्नी बोली कि जो बंदर इतना सुंदर सुंदर फल खाता होगा उसका मांस या उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा, जैसे जैसे आपने सुना है। तो अभी वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा विस्तार कम करता हूँ। तो दूसरा जो हमारे तो शब्दों के आधार पर कहानी हो, दूसरा हमारा हुआ मुद्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो कुछ ऐसे आपको मुद्दे दिए जाते हैं। ये मुद्दे कैसे होते हैं कि जैसे राजा के दरबार में एक घूसखोर द्वारपाल आपको दिया गया है, और पुनः एक चतुर कवि द्वारपाल का दरबार में आना। तो इस प्रकार से ऐसे एक बड़ी सी कहानी या छोटी सी कहानी आपको दे दी जाती है। तो फिर प्रवेश देने की प्रार्थना, आधा पुरस्कार देने का वादा, कविता पाठ, राजा का खुश होना, इनाम मांगो। तो सैकड़ों कोड़े, 100 कोड़े, राजा को आश्चर्य, द्वारपाल को 50 कोड़े। तो इसमें भी हम एक कहानी आराम से ऐसे बुन सकते हैं। जैसे नाम ले सकते हैं कि कोई जैसे रियासतें, राजा का नाम है तो रियासत आनी चाहिए। राजस्थान रियासतों का गढ़ है, तो जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, लिख दिए। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा रहते थे जिनका नाम जय सिंह था। वे अपनी ख्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, और वे राजा ऐसे थे कि जो विद्वान लोग होते थे, कवि लोग होते थे, कलाकार लोग होते थे, ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान करते थे, उन्हें बहुत अधिक पारिश्रमिक देते थे। तो बाद में हुआ कि एक कवि अपनी कविता सुनाने के लिए राज दरबार में इसी प्रकार से प्रस्तुत हुआ। उसे विश्वास था कि राजा साहब उसकी कविता को सुन करके निसंदेह प्रसन्न हो जाएंगे और उससे कुछ कुछ पारिश्रमिक या पुरस्कार अवश्य देंगे। लेकिन द्वारपाल उन्हें रोक देता था, और द्वारपाल के विषय में यह बात प्रचलित थी कि बिना घूस लिए किसी को राज दरबार में जाने नहीं देता था। कवि जो है द्वारपाल से प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन वह दरबार में प्रवेश देने की प्रार्थना करने पर बोलता है कि जो भी पुरस्कार जीतोगे तो उसका मुझे आधा देना होगा। कवि ने उसे एक सबक सिखाने की ठानी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई राज दरबार से जो भी मुझे पुरस्कार या पारिश्रमिक मिलेगा, जो भी पुरस्कार मिलेगा, उसका आधा हिस्सा मैं अवश्य आपको दे दूंगा। परिणामतः कवि को राज दरबार में जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब
अगला मुद्दा है कविता पाठ। कवि के द्वारा राज दरबार में बहुत ही सुंदर ढंग से कविता पाठ की गई, बहुत लयात्मक ढंग से कविता पाठ हुई और जिससे पूरा राज दरबार का प्रांगण तालियों से गुंजायमान हो उठा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रधान, राजा बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति से कहा कि जो भी इनाम कवि मांगे इनको प्रदान किया जाए, कविवर को योग्य पुरस्कार दिया जाए। तो प्रधान सेनापति ने पूछा या प्रधान ने पूछा कि आपको मैं कौन सा पुरस्कार दूं? कवि महोदय ने कहा मुझे 100 कोड़े का पुरस्कार दीजिए। इतना सुनकर पूरे राजमहल में आश्चर्य फैला और स्वतः राजा को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। राजा को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई धन दौलत रुपए पैसे मांगता है तो कौन सा कवि है जो पुरस्कार में 100 कोड़े की सज़ा मांग रहा है। 100 कोड़ा तो सज़ा में दी जाती है, पुरस्कार तो कोड़े का नहीं दिया जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कवि ने कहा कि मुझे तो यही पुरस्कार चाहिए और साथ ही मेरा जो दोस्त है उसे आधा इनाम मिलना चाहिए। द्वारपाल को 100 कोड़े का इनाम मांगा था तो 50 द्वारपाल को मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था। और पुनः राजा बोले कि आपका दोस्त कौन है, बुलाइए उसे। तो द्वारपाल अंदर आया तो राजा से कवि ने बात बताई कि मुझे महल में प्रवेश करने के लिए महाशय ने आधा इनाम देने की बात कही थी और इस पर तय हुआ। पुनः मुझे उन्होंने राजमहल में प्रवेश दिया। राजा और दरबारी संपूर्ण बात को समझ गए और उस घूसखोर द्वारपाल को कड़ी सजा दी गई और कविवर को इनाम के तौर पर कीमती उपहार दिए गए। और इस तरह जो ये कवि की चतुराई है, उस चतुराई के कारण राजा ने उन्हें और अधिक सम्मानित किया, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित की और द्वारपाल को सबक मिला। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा है कि मुसीबत का चतुराई से मुकाबला करना चाहिए। एक मुसीबत कवि के ऊपर आई, उसे प्रवेश नहीं मिला था, चतुराई से मुकाबला किया और उसे प्रसिद्धि मिली और जो गुनाहगार व्यक्ति था उसे दंड भी मिला। तो एक प्रकार से हम इसका शीर्षक अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं अनोखा पुरस्कार, क्योंकि सुंदर कविता पाठ के बाद जब राजा खुश हुए पुरस्कार मानने की बात कही तो कविवर ने कहा कि मुझे 100 कोड़े का दंड दिया जाए। तो एक प्रकार से अनोखा पुरस्कार है कि कोई पुरस्कार में इस प्रकार से दंड मांगता है। तो उसी प्रकार से और दूसरा एक मुद्दों के आधार पर है कि एक ब्राह्मणी नेवला पालना, बच्चों को छोड़कर पानी भरने तालाब जाना, लौटते समय नेवले का मुंह खून से लगा देखना, बच्चे की हत्या की शंका होना, नेवले पर घड़ा पटकना घर से। तो इस कहानी को भी एक सुंदर स्वरूप आप इसे प्रदान कर सकते हैं। एक बढ़िया ढंग से आप इस कहानी को लिख सकते हैं कि कोई एक गांव था, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे। तो ब्राह्मण कहीं पर दूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल गए। तो एक ब्राह्मणी अपने घर में बच्चों के साथ रहती थी, जो एक नेवला पाल के रखी थी और वह बच्चों को छोड़ करके तालाब पर पानी भरने गई। लौटते समय देखा तो नेवले के मुंह में खून लगा था। तो लगता है कि ब्राह्मणी को ऐसा लगा होगा कि नेवले ने बच्चे को काट खाया, बच्चों की मौत हो गई होगी। उसने बिना किसी परिणाम को समझे, बिना परिस्थिति को जाने, उसी पानी भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया, जिससे उसकी शायद मृत्यु हो गई। और बच्चे की हत्या की शंका से वह फिर घर में जाकर के देखती है तो बच्चा जिंदा मिलता है और पास में मरा हुआ एक सांप दिखता है। तो कहानी ऐसी रही होगी कि सांप से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नेवले ने सांप से लड़ाई की, जिससे उसके मुंह में खून लगा होगा। यह देख करके ब्राह्मणी बहुत ज़ोर से विलाप करने लगी और काफ़ी ज़्यादा उसे पश्चाताप हुआ। तो कहानी का हम शीर्षक दे सकते हैं वफादार नेवला।
या कहानी से शिक्षा हमें क्या मिलती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात किसी कार्य को बिना सोच विचार करके, बिना सोचे विचारे हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी कार्य को करने से पहले उस पर सोचें और उस पर विचार करें। तीसरा हमारा है जैसे सुवचन या कहावतों के आधार पर। तो जैसे सुवचन क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपने निबंध लिखा होगा परोपकार पर, तो एक छोटी सी कहानी पर उपकार पर हम इस पर कहानी बना सकते हैं 80 से 100 शब्दों में। परिश्रम का फल मीठा होता है। कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, लगातार प्रयास करता है, तो अंत में उसे सफलता अवश्य मिलती है। एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं। आप मुद्दों के आधार पर भी जो कहानियाँ होती हैं उसको इसमें अच्छे से जाल बुन करके बना सकते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा दिया, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तो फिर उसे जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा हुई। जंगल में जाता है, आपने कहानी सुनी होगी, मकड़ी को बार बार पेड़ पर चढ़ते और गिरते हुए देखता है, तो उसे भी यह ज्ञान होता है कि इसके प्रयास करने जब इसको सफलता मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। और पुनः वह आया, परिश्रम किया और उसी वर्ष अच्छे अंकों से उस परीक्षा को उत्तीर्ण की, तो परिश्रम का फल मीठा होता है। लालच बुरी बला है, आपने कहावत सुनी होगी और कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति है, वह सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी प्राप्त कर लेता है। तो एक अंडे उसे रोज़ मिलते हैं, सोचता है कि उन मुर्गी को मार करके सारे अंडे एक ही दिन निकाल लिए जाएं, और वह मुर्गी को मार देता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो लालच बुरी बला है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हम कहानी के आधार पर, कहावतों के आधार पर बना सकते हैं। पुनः मैं एक बार आपको फिर से आगाह करना चाहूँगा कि जो कहानियाँ दी जाएंगी, कहानी लेखन जो हमें दिया जाता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होगा: शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सुवचन कहावतों के आधार पर। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो कहानी का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। और एक सूचना आपके लिए है कि एक नोटबुक आप ग्रामर के लिए बनाए हैं, व्याकरण के लिए उसको बनाए रहेंगे। एक नोटबुक आप और बनाएंगे, एक निबंध आपको दिया गया लिखने के लिए, तो निबंध, पत्र, कहानी, सारांश लेखन, वृत्तांत लेखन, ये सब एक ही पर लिखेंगे। तो एक आपने निबंध लिखा होगा और उसमें दूसरा क्रम संख्या डाल करके कहानी लेखन करेंगे, उसी पर पत्र भी लिखेंगे, ये सब चीज़ें उस पर होंगी। तीसरी एक नोटबुक बनाएंगे जब हम स्वाध्याय शुरू करेंगे, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तरों का आरंभ शुरू करेंगे, तो उस पर हम एक और नोटबुक बनाएंगे। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन सी साइज़ की नोटबुक बनानी है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास साफ़ सुथरी अच्छे कंडीशन में किसी भी साइज़ की जो भी नोटबुक आपके पास उपलब्ध है, आप उस पर अपना नोट्स बना सकते हैं। बुक का सौंदर्य, बुक की अच्छाई बुराई हमें नहीं देखनी है, हमें अपनी राइटिंग पर, हमें अपनी लिखावट पर, लिखावट की शुद्धता पर और पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना है। पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ नोटबुक देखे थे और कुछ विद्यार्थियों ने नोटबुक नहीं दिखाया। मैं उनके पेरेंट्स से बात किया हूँ, हो सकता है कि उनको अगली क्लास में न बैठने की अनुमति दी जाए, उनको ऑनलाइन से हटा दिया जाएगा। तो जो भी सूचना दी जाएगी उस पर आप अपने नोटबुक तैयार रखेंगे और तुरंत उस पर दिखाएंगे। तो आज बुधवार की जो क्लास चल रही है, इसमें प्रत्येक सेक्शन के, मैं रिटन में भी दूंगा, प्रत्येक सेक्शन के 10th ABCDE में रोल नंबर 1 और 2 के जो छात्राएं हैं वो अपनी कापियों को फ़ोटोकॉपी करेंगी और उसको एक निश्चित समय में भेज देंगी। धन्यवाद।